गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना थर्ड लेक्चर है और आज हम देखेंगे कंटिन्यू आगे। लास्ट जो क्लास में हमने देखा था वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। उसके बाद हमने चार्ज को डिफाइन करा था, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आई थिंक आपको आवेश क्लियर होगा कि आवेश हमने पढ़ा था किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसको प्रदर्शित करती है, चार्ज को, या इसे हम इंग्लिश में कहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन ए मटेरियल या इन ए मैटर रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यदि आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट, वैसे आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब जो आपका चार्ज है, चार्ज को यदि टाइम के रेस्पेक्ट में कितना फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी मटेरियल में, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका फ्लो कितना है, उससे किससे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान रखना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसका, और हमें पता है कोई भी चीज़ आप अगर किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, हम टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम इसे हिंदी में कहें तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, आवेश के प्रवाह की दर कहलाएगी आपको विद्युत धारा। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। आपको इलेक्ट्रिक करंट की या विद्युत धारा की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान रखना, ये वापस से इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पर डिपेंड है, चार्ज पर। किस पर डिपेंड है, चार्ज पर। और चार्ज किस पर डिपेंड था, इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ समझे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, चार्ज से। और चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन से। अब हम देखेंगे इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या इसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर है। अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसे डिनोट करते हैं ए से। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करा था सबसे पहले, और उसी के नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है। क्या रखी गई है, यूनिट एम्पियर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है। तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान देना, अदिश राशि है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि करंट में हम डायरेक्शन देखते हैं और डायरेक्शन देखते ही हम उसको क्या लगाते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ध्यान रखना। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है,
बजाय उसमें डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद भी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसको अभी हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है। अभी हम इसका फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट पर फिर से आएंगे कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि है तो क्यों है। ठीक है, अभी मैं इतना हटा रहा हूँ। आपको इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यूनिट क्या होती है, और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, ये सब क्लियर हो गया होगा। देखिए, यदि आपका चार्ज है, चार्ज कितना है, क्यू है, कितना है चार्ज, क्यू, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। यदि किसी मटेरियल में, किसी एलिमेंट्स का या किसी पदार्थ का चार्ज कितना है, क्यू कूलाम है, तो ये चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो होता है, ये टाइम इंटरवल मैंने मान लिया, टाइम इंटरवल कितने, टी सेकंड के लिए ये क्यू चार्ज है फ्लो होता है किसी पदार्थ में से कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। टी टाइम किस में लिया, सेकंड में, और कूलाम किस में, ये आपका चार्ज किस में लिया है, कूलाम में, दोनों ऐसा यूनिट है। तो हमें अभी हमने देखा था करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, चार्ज अपॉन टाइम। चाहे आपका चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ से है Q और टाइम कितना है T। तो आई इक्वल टू निकल के आ जाएगा Q बाय T। यहाँ से अभी हमने इसकी यूनिट देखी थी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या देखी थी, वहाँ पे एम्पियर देखी थी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी इसकी यूनिट डेराइव कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ क्यों क्या है, चार्ज, और टी क्या है, टाइम। तो इसकी यूनिट यदि हम देखना चाहें, इस फॉर्मूले से यूनिट देखें, तो इस फॉर्मूले से यदि आप यूनिट देखोगे, क्योंकि कूलाम और टी नीचे, टी की क्या हो जाएगी, सेकंड, तो इसकी एक अनदर यूनिट होती है जिसे कहते हैं कूलाम पर सेकंड। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, अभी जो आपने क्यू लिखा है, इसी को हम एक नेक्स्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको दूसरी फॉर्म में और लिख सकते हैं। कैसे, लास्ट क्लास में हमने क्यू देखा था, क्यू क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस n इंटू ई। ये n देखा था, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या था, n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। और e क्या था, e था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो इस q की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। q की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिए, तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। यहाँ से ये फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ है, इस पर ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बन सकता है इस पर, कि यदि किसी पदार्थ में मान लो उसने 20 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, और ये तो इस पदार्थ का टोटल आवेश कितना होगा, और ये आवेश यदि 3 सेकंड के लिए उस पदार्थ में से बहता है तो करंट कितना होगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को ई से मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आ जाएगा, चार्ज निकल के आ जाएगा, आवेश निकल के आ जाएगा। और ये आवेश 3 सेकंड के लिए फ्लो होता है, कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो इससे यहाँ से जो आवेश निकालोगे उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से, तो क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ जाएगा। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो अब आगे देखो, आगे हम चलते हैं। इसी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बाकी है हमारा भी, जो हमें देखना है कि अदिश राशि क्यों है। बाय इलेक्ट्रिक करंट
इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? देखो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जबकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो ध्यान देना, सिंपल सा आंसर है इसका। इसके लिए मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ। एक वायर ले लिया मैंने, ये एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में मान लो ये करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट मान लिया मैंने, कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इस नोड पे से ये करंट है डिवाइड हो गई, कुछ करंट इधर चली गई, ये मान लिया I1 करंट इधर चली गई, I2 करंट इधर चली गई। ये दोनों एक दूसरे से किस पोजीशन पे है? मान लिया एक दूसरे से ये थीटा एंगल पर है। किस पर है? थीटा एंगल पर है। टोटल करंट कितनी है? I, जो इस नोड पर, यहाँ से इस नोड बोल सकते हो, यदि 2 से ज़्यादा है तो इसे जंक्शन भी बोल सकते हो। मैं इसे जंक्शन लिख लेता हूँ। जंक्शन को हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना, संधि, संधि बिंदु। इस जंक्शन से ये करंट कितने पार्टों में डिवाइड होगी? फर्स्ट और सेकंड, जिसे बोलेंगे I1 और I2। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ टोटल करंट होगी I इक्वल टू किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के। टोटल करंट इक्वल है I1 प्लस I2। तो यहाँ से देखना, करंट में डायरेक्शन भी है और साथ में इसकी वैल्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसके देखना दो पॉइंट्स हैं, बस आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, उनसे हम इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि जो करंट है I है वो किस किस पर डिपेंड है? I डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है भाई Q पर, और किस पर? समय T पर। 2 चीज़ों पर डिपेंड है। आपकी जो करंट है वो किस पर डिपेंड्स है? Q पर और T पर, चार्ज पर और टाइम पर। अब यहाँ देखो, जो चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज भी कैसी क्वांटिटी? एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो टाइम है वो भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को जो हम डेराइव करते हैं, जिन क्वांटिटियों से डेराइव करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी है? Q और T। Q क्या है? आपकी चार्ज, जो एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों क्वांटिटीज के स्केलर होने के कारण करंट भी क्या है? स्केलर है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि जब हम करंट को डिफाइन करते हैं, या करंट डिपेंड करता है चार्ज पर और टाइम पर, और जिन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, वो दोनों क्वांटिटीज़ कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। इस कारण जो करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन है, जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो टोटल जो करंट है जब इस जंक्शन के बाद डिवाइड होती है I1 और I2 में, जिनकी वैल्यू है टोटल करंट है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो कहने का मतलब ये किस पोजीशन पर हैं एक दूसरे से? दोनों जो कंडक्टर है, दोनों वायर है, एक दूसरे से किस पोजीशन पर है, किस एंगल पर है? इससे इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, इनकी जो वैल्यू है, इनका एडिशन है, वो सिंपल आपका एडिशन होगा, उस वैल्यूज़ पर थीटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह हम कह सकते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो इस कंडीशन में जो हमने एग्जाम्पल देखा है, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन जो लॉ है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर फॉलो होता, वेक्टर एडिशन लॉ अगर फॉलो होता, तो जो करंट है वो किस पे डिपेंड करती? थीटा पर। वेक्टर एडिशन लॉ है वो फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है ये। तो इस कारण से करंट नॉट डिपेंड ऑन थीटा। किस पर डिपेंड नहीं करती है? थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो करंट है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही है? थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो पोजीशन पर डिपेंडेंसी नहीं होने के कारण ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 2 रीजन समझा सकते हो।
फर्स्ट कि जिनसे हम ये जो करंट डिपेंड करता है, जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है वो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा है कि इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस कारण से जो करंट है, जो आपका करंट टोटल करंट है, वो डिवाइड होने के बाद जिस पोजीशन पे वो प्लेस है, जिस पोजीशन से वो पास होती है, वो पोजीशन थीटा पर डिपेंड नहीं करती है। इस कारण से कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आई थिंक यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। देखिए अभी थोड़ा सा 1-2 दिन बाद वीडियो की क्वालिटी हम कोशिश करेंगे और अच्छे से इम्प्रूव हो। अभी 1-2 दिन में आपका सामान ले आया हूँ मैं, उसके बाद आपको वाइट बोर्ड का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। 1-2 दिन आपको वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक करंट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है है करंट डेंसिटी। जिसे कहेंगे धारा घनत्व। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।